नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वीडियो के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कुछ योजनाओं के बारे में। तो हमारी पहली योजना है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना प्रारंभ की गई। पहला ऑप्शन है आपके पास 1 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020, 15 अगस्त 2020 या 1 नवंबर 2020 को। तो ये योजना कब प्रारंभ हुई, इस संबंध में हमको दो डेट मिलते हैं। एक मिलता है हमको 1 जनवरी 2020 का, जो कि आधिकारिक वेबसाइट की एक पत्रिका से मिलता है। वहीं हमको एक डेट मिलता है 26 जनवरी 2020 का, जो कि 15 अगस्त को मुख्यमंत्री के अभिभाषण वाले डेट में बताया गया था। ठीक है, उन्होंने 15 अगस्त को बताया था कि डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जो है वो 26 जनवरी 2020 को प्रारंभ हुआ। लेकिन अभी जो हाल ही में पत्रिका आई है छत्तीसगढ़ सरकार की, उसमें बताया गया है कि ये योजना 1 जनवरी 2020 को ही प्रारंभ कर दी गई थी। ठीक, तो पहले तो जान ले कि ये इस योजना के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं। तो अगर इस योजना के उद्देश्यों की बात करें तो क्या है, प्रदेश के लोगों को शासकीय चिकित्सालयों एवं अनुबंधित निजी अस्पतालों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना, नागरिकों को बीमारी व इलाज के खर्च की चिंता से मुक्त कर उनके स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा उठाना, गरीब से गरीब व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। ठीक, तो बेसिकली इसमें 3 लक्ष्य आप बोल सकते हैं। पहला, शासकीय और निजी चिकित्सालयों को, ठीक है, जो अनुबंधित निजी चिकित्सालय हैं वहां पर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना। कौन होंगे लाभान्वित? जो छत्तीसगढ़ के नागरिक होंगे। ठीक है, यानी गरीब से गरीब व्यक्ति जो हैं उन तक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करना इस योजना का लक्ष्य होगा। ठीक, प्रारंभ कब हुआ? देखिए, आप देख पा रहे हैं 1 जनवरी 2020 को इसका डेट दिया गया है। लेकिन मुख्यमंत्री के अभिभाषण में, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 2020 को ये योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, अब हमारे पास चूंकि लिखित रूप में ये डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, इसीलिए अगर प्रश्न आता है तो आप इसको 1 जनवरी 2020 मानेंगे, क्योंकि हाल ही में जो स्टेट सर्विस इंजीनियरिंग का एग्जाम हुआ है, जो कि सीजीपीएससी द्वारा लिया गया था, उसमें एक डेट दिया गया था 1 जनवरी 2020 का। मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में आ रहा था, आया था वो पेपर में, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में वो क्वेश्चन आया था। और उसमें अगर नियमानुसार देखेंगे तो डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का सही मिलान जो था वो 1 जनवरी 2020 का था। तो आप इसको याद रखेंगे कि अगर ये प्रश्न आता है तो आपको डेट लेना है 1 जनवरी 2020 का। ठीक, उड़ान की समसामयिक पुस्तक जब प्रिंट हुई थी तो उस समय ये पुस्तिका उपलब्ध नहीं थी। ये हाल ही में 1 नवंबर को जारी की गई है, इसीलिए उसमें खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना जो है उसकी डेट दी गई है 26 जनवरी 2020 की, क्योंकि उसमें हमने आधार माना था मुख्यमंत्री जी के अभिभाषण को। ठीक, तो उस जिसके पास पुस्तक है वो इसको सुधार कर 1 जनवरी 2020 कर लेंगे। चलिए, तो बात करते हैं इस योजना के अंतर्गत प्रावधान की। तो प्रावधान के अंतर्गत प्रदेश में 65 लाख परिवार इस योजना के दायरे में आएंगे। ठीक, योजना के तहत बीपीएल परिवार के 56 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए तक और 9 लाख एपीएल परिवारों को हर वर्ष 50,000 रुपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यानी इस योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक बीपीएल कार्डधारी परिवार और दूसरा एपीएल कार्डधारी परिवार। ठीक, तो बीपीएल कार्डधारी परिवार वालों को कुल 5 लाख रुपए तक की राशि, ठीक है, इतने तक के इलाज की सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं एपीएल परिवार वालों को 50,000 रुपए तक के इलाज की राशि जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक, बात करें इसके प्रगति की तो 1 जनवरी 2020 से अब तक, ठीक है, यानी ये योजना जब से प्रारंभ हुई तब से अब तक 2,71,118 लोगों को उपचार मुहैया कराया जा चुका है। इसको आपको इस रूप में भी दे सकता है 2.71 लाख। ठीक है, तो याद रखेंगे 2.71 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। तो वापस आते हैं इस प्रश्न में। प्रश्न में आपको बेसिकली इस योजना के प्रारंभ की तिथि बतानी है। ठीक, तो मैं आपको ऑप्शन में इसीलिए 1 जनवरी और 26 जनवरी दिया हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक, तो आपको अगर ये डेट भी मिलता है तो आप आंसर 1 जनवरी 2020 ही लेंगे। क्लियर है बात? चलिए अगला प्रश्न है, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ किया गया?
आपके पास ऑप्शन में 26 जनवरी 2020, 5 अगस्त 2020, 1 नवंबर 2020 या 2 अक्टूबर 2019। तो जानते हैं इस योजना के बारे में। तो इस योजना के अगर उद्देश्यों की बात करें तो उद्देश्य में क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में तेंदुपत्ता संग्रहण में लगे हुए लगभग 12.5 लाख परिवार, संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से वन विभाग एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित के समन्वय से यह योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, यहां से दो फैक्ट निकल के आते हैं। पहला कि इससे कितने लोग लाभान्वित होंगे, कितने परिवार जो है उनको लाभान्वित किया जाएगा, और दूसरा इस योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखिएगा, वन विभाग और छत्तीसगढ़ राज्य के लघु वनोपज सहकारी संघ मर्यादित, ठीक है, इसके द्वारा यह योजना प्रारंभ किया गया है। कब प्रारंभ किया गया, तो याद रखिएगा 5 अगस्त 2020 को। ठीक है, महेंद्र कर्मा जी की जयंती इस दिन, इसी दिन यह योजना प्रारंभ की गई है। प्रावधान की अगर बात करें तो तेंदुपत्ता संग्रहण की दर को 2500 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 4000 रुपए प्रति मानक बोरा। अगला देखिए कि तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के पंजीकृत मुखिया की आकस्मिक मृत्यु, दुर्घटना जनित मृत्यु, पूर्ण विकलांगता तथा आंशिक विकलांगता की स्थिति में सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, ठीक है, उसका मुखिया यदि रजिस्टर्ड है इस योजना के अंतर्गत, तो उसकी दुर्घटना या मृत्यु, विकलांगता या आंशिक विकलांगता, इन चारों स्थितियों में ही सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, इसमें भी बेसिकली जो लाभार्थी है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक जिनकी आयु 50 वर्ष तक हो और दूसरा 51 से 59 वर्ष तक के लाभार्थी। ठीक है, दो श्रेणी में बांटा गया है इसको। तो जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक ना हो कि सामान्य मृत्यु होने पर उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति या उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए की अनुदान सहायता राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, दुर्घटना से मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है। दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपए और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है। ठीक, तो यहां से 4 चीजें आपके निकल के आती हैं कि यदि वो लाभार्थी 50 वर्ष या उससे कम का है तो उसकी यदि सामान्य मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। ठीक है, यदि इस व्यक्ति की मृत्यु जो है वो दुर्घटना से होती है तो उसको 2 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि दी जाएगी, यानी उसको कुल 4 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक, यदि इस व्यक्ति की दुर्घटना में विकलांगता हो जाती, तो विकलांगता भी 2 प्रकार की, या तो आंशिक विकलांगता या पूर्ण विकलांगता। यदि पूर्ण विकलांगता होती है तो उसको 2 लाख रुपए दिया जाएगा, और यदि आंशिक विकलांगता होती है तो 1 लाख रुपए की सहायता राशि राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाएगी। ठीक, वही बात करें कि यदि इस व्यक्ति की आयु 51 से लेकर 59 वर्ष तक है तो उसमें भी 4 क्राइटेरिया होगा। पहले, यदि उसकी सामान्य मृत्यु होती है तो उसके द्वारा नामित व्यक्ति को 30,000 रुपए प्रदान किया जाएगा। ठीक, यदि दुर्घटना से मृत्यु होती है तो 75,000 रुपए दिया जाएगा। यदि आंशिक विकलांगता की स्थिति होती है दुर्घटना से तो उसको कुल 37,500 रुपए प्रदान किया जाएगा, और यदि उसकी विकलांगता पूर्ण होती है यानी पूर्ण विकलांगता की स्थिति हो जाती है दुर्घटना से तो उसको 75,000 रुपए की राशि सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। तो बेसिकली शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है वो संग्राहक परिवार के मुखिया के लिए है। इसमें मुखिया को 2 भागों में बांटा गया है, आयु वर्ग के हिसाब से, जिनकी आयु 50 वर्ष तक है और जिनकी 51 से लेकर 59 वर्ष तक है। इसकी राशि को आप याद रखेंगे, ये मेंस के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका आंसर प्रश्न में आ जाएंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कब प्रारंभ किया गया ये योजना, 5 अगस्त 2020 को। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा प्रारंभ किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है। ऑप्शन है मोर बिजली एप्लीकेशन, हमर बिजली एप्लीकेशन, जीरो पावर कट एप्लीकेशन या सब बर बिजली एप्लीकेशन। तो हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रही है ये एप्लीकेशन, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो मोर बिजली एप्लीकेशन या मोर बिजली ऐप, इसका उद्देश्य क्या है। छत्तीसगढ़ देश का पहला ऐसा राज्य है जहां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मुहैया कराने के लिए मोर बिजली ऐप लॉन्च किया गया है। उपभोक्ताओं को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। प्रारंभ कब किया गया,
तो मोर बिजली ऐप के नए फीचर्स का शुभारंभ किया गया है 6 अक्टूबर 2020 को। ठीक, प्रावधान की बात करें तो विद्युत उपभोक्ता इस ऐप के जरिए विद्युत वितरण कंपनी की 90% से अधिक सेवाओं का घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, यह ऐप विद्युत संबंधी किसी भी समस्या के निराकरण में मददगार साबित होगा। मोर बिजली ऐप के जरिए हर उपभोक्ता का मोबाइल बिजली दफ्तर बन जाएगा। इसके द्वारा बिजली बंद होने की भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। तो एक तरीके से बोल सकते हो कि विद्युत उपभोक्ताओं को सहूलियत प्रदान करने के लिए मोर बिजली ऐप जो है वो प्रारंभ किया गया है। किसके द्वारा लाया गया है? छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा। ठीक, वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि इस ऐप का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इस ऐप का नाम है मोर बिजली ऐप या मोर बिजली एप्लीकेशन। कब चालू किया गया? यह प्रारंभ किया गया है 6 अक्टूबर 2020 को। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन में 15 जनवरी 2020, 21 मई 2020, 1 नवंबर 2020 या 2 अक्टूबर 2019। तो जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। चलिए, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान उद्देश्य क्या है? बस्तर संभाग को मलेरिया, एनीमिया और कुपोषण से मुक्त करने तथा शिशु व मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाने के लिए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक, तो याद रखिएगा नाम भले मलेरिया मुक्त बस्तर है लेकिन इसके अंतर्गत एनीमिया और कुपोषण को भी शामिल किया गया है। ठीक है, इसके लक्ष्यों में और क्या शामिल है? शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ठीक, प्रारंभ कब हुआ? तो देखिए अभी तक इसका 2 चरण कंप्लीट हो चुका है। तो पहला चरण चला है 15 जनवरी से लेकर 23 फरवरी तक। ठीक, और दूसरा चरण चला है 6 जून से 31 जुलाई 2020 तक। ठीक, याद रखेंगे। तो इसका प्रारंभ बोलेगा तो 15 जनवरी से ही आपको मानना होगा। तो इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? 15 जनवरी 2020 से। तो अगर इसके प्रावधानों की बात करें तो अभियान पहले चरण में 15 जनवरी से 23 फरवरी तक 14,06,000 लोगों की जांच की गई है। यानी इस अभियान के पहले चरण के अंतर्गत 14,06,000 लोगों की जांच की गई है। इस दौरान मलेरिया पॉजिटिव पाए गए 64,646 लोगों का मौके पर ही इलाज कर दवाई दी गई थी। दूसरे चरण में 23,75,000 लोगों की जांच कर 30,076 मलेरिया पीड़ितों का उपचार किया गया है। ठीक, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के असर से सितंबर 2019 तक की तुलना में सितंबर 2020 में बस्तर संभाग में मलेरिया के मामलों में 65% से अधिक की कमी आई है। तो बेसिकली यहां से प्रश्न आपको बन सकता है कि इस योजना के अंतर्गत कौन कौन सी बीमारियां शामिल है, और दूसरा चीज इस योजना का पहला चरण कब चलाया गया, तीसरी चीज ये योजना प्रारंभ कब हुई थी। ठीक, इन फैक्ट्स को आप याद रखेंगे और मेंस जो दे रहे हैं वो पूरे फैक्ट्स को इसमें से याद रखेंगे। चलिए, तो वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में पूछा है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान कब प्रारंभ हुआ? तो कब प्रारंभ हुआ? 15 जनवरी 2020 से। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना कब प्रारंभ की गई? 26 जनवरी 2020 से, 21 मई 2020 से, 19 जून 2020 से या 2 अक्टूबर 2020 से। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना उद्देश्य क्या है? जन सामान्य की सुविधा के लिए प्रदेश के सभी शासकीय भवनों, चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, पंचायत भवन, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी भवनों सहित अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के भवन, हाट बाजार, शमशान घाट, मेला स्थल, धान संग्रहण केंद्रों को मुख्य मार्ग से 12मासी पक्की सड़कों से जोड़ना। या आप इसको ये बोल सकते हो कि इस योजना का लक्ष्य है जितने भी शासकीय भवन हैं, जितने भी शासकीय कार्यालय हैं, उनको पक्की 12मासी सड़कों से जोड़ना इस योजना का लक्ष्य होगा। ठीक, प्रारंभ कब हुआ? तो 19 जून 2020 से। प्रावधान क्या है? लोक निर्माण विभाग द्वारा योजना के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शासकीय सेवा केंद्रों तक सामान्य जन की पहुंच सुगमता के साथ हो सकेगी, जो कि इसका उद्देश्य है। ठीक है, हमने देखा था उद्देश्य है। तो ये योजना कब चालू हुई? 19 जून 2020 से। ठीक, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में इस योजना के प्रारंभ होने की तिथि पूछ रही है, तो कब हुआ ये प्रारंभ? 19 जून 2020 से। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? बहुत चर्चित योजना है। ठीक,
देखते हैं इसके बारे में। चलिए, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, उद्देश्य क्या है? नगरीय निकायों में प्रत्येक वार्ड में निवास करने वाले स्थानीय नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालयों का शुभारंभ किया गया है। ठीक, तो इसमें टारगेटेड जो एरिया है उसको आप क्लियर रखेंगे कि नगरीय निकायों में इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक, सुशासन के दृष्टिकोण से शहरी क्षेत्रों में निवासरत नागरिकों की दैनिक समस्याओं का निराकरण उनके ही वार्ड में हो सके एवं निकाय के अधिकारी प्रत्येक वार्ड में नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं का त्वरित निदान कर सके, इस उद्देश्य से वार्ड कार्यालयों का गठन किया गया है। यानी कि नगरीय निकायों में जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको जनप्रतिनिधियों से जोड़े रखने का एक माध्यम साबित होगा मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय, ताकि वो अपनी समस्याएं जो है वो जनप्रतिनिधि तक पहुंचा सके। ठीक, इसका प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ की अगर बात करें तो 2 अक्टूबर 2019 को प्रदेश के समस्त नगर निगमों में वार्ड कार्यालय प्रारंभ किया गया है। ठीक, याद रखेंगे डेट को, 2 अक्टूबर 2019 को, यानी कि इसको भी प्रारंभ किया गया है महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के दिन। ठीक, वापस आते हैं प्रश्न में। प्रश्न में क्या है आंसर आपका? मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना कब प्रारंभ हुआ? 2 अक्टूबर 2020 को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य नवीन औद्योगिक नीति किस दिन से लागू किया गया? ऑप्शन में 26 जनवरी 2020 से, 21 मई 2020 से, 1 नवंबर 2020 से या 16 मार्च 2020 से। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो नई औद्योगिक नीति, ठीक, संसाधन सुधार, जन सहयोगी व्यवहार, छत्तीसगढ़ में खुले विकास के द्वार, ये इस औद्योगिक नीति का टैगलाइन है, एक स्लोगन है। उद्देश्य की अगर बात करें तो क्या है? राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने, समावेशी विकास के लक्ष्य को हासिल करने एवं परिपक्व अर्थव्यवस्था के निर्माण करने के लिए नवीन औद्योगिक नीति 2019 से 2024 लागू की जा रही है। प्रारंभ कब हुआ? 1 नवंबर 2019 से, यानी राज्योत्सव का जो पहला दिन था हमारा 2019 का, उसी दिन से नवीन औद्योगिक नीति प्रारंभ की गई है। ठीक, प्रावधान क्या है? कृषि एवं वन आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन, यानी कि जो कृषि और वनों पर आधारित जो उद्योग है उनको ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट किया जाएगा। धान तथा गन्ने से बायो इथेनॉल के उत्पादन को विशेष रूप से उच्च प्राथमिकता, ताकि कृषि उत्पादों को स्थानीय स्तर पर समुचित मूल्य मिल सके। देखिए, ये जो औद्योगिक नीति है इसके अंतर्गत एथेनॉल प्लांट के निर्माण की बात कही गई है, जिसके अंतर्गत कवर्धा में, ठीक है, आपको पता होगा भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जो है वहां पर एथेनॉल प्लांट जो है स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, और वहां निर्माण किया जाएगा किससे? धान और गन्ना दोनों से ही। ठीक है, धान की भूसी से और गन्ने से, दोनों से ही निर्माण किया जाएगा एथेनॉल का। ठीक, इसके लिए पीपीपी मॉडल को अपनाया जा रहा है और पीपीपी मॉडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड जो है उसके साथ अनुबंध भी किया जा चुका है। ठीक, इस प्लांट की अगर क्षमता की बात करें तो क्षमता कितनी होगी? 40 किलोलीटर पर डे। ठीक है, एक दिन में 40 किलोलीटर का उत्पादन किया जाएगा इस एथेनॉल प्लांट से। ठीक, अगला बिंदु बोलता है कि नई औद्योगिक नीति के तहत स्थापित होने वाले उद्यमों में आवश्यक कुशल श्रेणी में 70%, अकुशल श्रेणी में 100% और प्रबंधकीय श्रेणी में 40% रोजगार स्थानीय निवासियों को देने का प्रावधान किया गया है। ठीक, ये बहुत अच्छा एक तरीके से आप इनिशिएटिव बोल सकते हो राज्य सरकार का, जिसमें लोकल जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं उनमें आरक्षण की बात यहां पर आती है। ठीक, कि जिसमें 70% है ना कुशल श्रेणी में। ठीक है, जो कुशल श्रेणी के मजदूर होते हैं उनमें 70% जो आरक्षण है वो स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। वहीं अकुशल श्रेणी में कितना प्रतिशत? 100% का जो क्राइटेरिया है या 100% का जो आरक्षण है वो राज्य सरकार के द्वारा स्थानीय लोगों को दिया जा रहा है। और प्रबंधकीय श्रेणी में 40% का जो सीट है, ठीक है, वो किसको दिया जाएगा? स्थानीय लोगों को दिया जाएगा। क्लियर? चलिए, अगला बिंदु बोलता है कि राज्य में 200 फूड पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, अब तक 28 जिलों के 101 विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है। कुल 19 विकास खंडों में 248.491 हेक्टेयर शासकीय भूमि के हस्तांतरण का आदेश भी जारी हो चुका है। सुकमा जिले के सुकमा, कोंटा, छिंदगढ़ तथा बस्तर जिले के लोहंडीगुड़ा में भूमि का आधिपत्य पूर्ण हो चुका है। ठीक, एकदम फैक्चुअल चीज है। कितने फूड पार्क बनाने का लक्ष्य रखा गया है, यहां से एक प्रश्न बनता है आपका।
ठीक, और कितने विकास खंडों में भूमि का चिन्हांकन किया जा चुका है ये भी आप याद रखेंगे। ठीक, पंडरी रायपुर में लगभग 10 एकड़ की भूमि पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना के लिए भूमि का आधिपत्य CSIDC को दिया जा चुका है। ठीक, यानी आपका जो रायपुर है वहां पर स्थापित किया जा रहा है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। एरिया कितना होगा? 10 एकड़ का। ठीक, अगला बिंदु है रायगढ़ जिले के ग्राम महुआपाली सियारपाली, मुंगेली जिले के खमरिया, बेमेतरा जिले के ग्राम खैरा और कोरिया जिले में परसगढ़ी और रायपुर जिले के अभनपुर में लगभग 108.50 हेक्टेयर भूमि पर लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। ठीक, तो यहां पर बेसिकली आपको कुछ फैक्ट मिल गए हैं कि कौन सा औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में स्थित है। ठीक, महुआपाली सियारपाली है रायगढ़ जिले में, खमौरिया जो औद्योगिक क्षेत्र निर्मित होने वाला है वो है मुंगेली जिला में, बेमेतरा जिले में है खैरा और परसगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र है आपका कोरिया जिले में, रायपुर जिले में है आपका अभनपुर। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य में नवीन उद्योगों में 12,633 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश हुआ है। ठीक है, वर्ष 2019-20 में राज्य में नवीन उद्योगों की स्थापना के लिए कितनी राशि का निवेश हुआ है? तो याद रखिएगा 12,633 करोड़ रुपए का पूंजी निवेशित किया गया है, जिससे स्थापित 435 उद्योगों में 7,726 व्यक्तियों को रोजगार मिला है। वर्ष 2020-21 में अब तक 213 करोड़ रुपए से अधिक पूंजी के निवेश के साथ 110 स्थापित उद्योगों में 1,346 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ है। ठीक, तो बेसिकली ये इस योजना का अपडेट है कि अभी तक ये योजना जो है वो कहां तक चली है, या ये बोला जाए कि इस नीति का क्रियान्वयन कहां तक हुआ है। ठीक, तो ये इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट थे, तो याद रखिएगा ये प्रारंभ कब हुआ? 1 नवंबर 2019 से। ठीक, वापस आते हैं प्रश्न में। यहां पर आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें लिखा है 1 नवंबर 2020, जो कि तिथि है किसकी? राज्य औद्योगिक नीति के लागू होने की। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है, बस्तर विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन में है नवा रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर या दंतेवाड़ा। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण है क्या। ठीक, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय जगदलपुर बस्तर है। ये लो, आपका आंसर मिल गया। प्राधिकरण का कार्य वर्ष 2019 से जगदलपुर मुख्यालय से संचालित है। इस प्राधिकरण का बजट आज 35 करोड़ से बढ़कर 85 करोड़ हो गया है। प्राधिकरण द्वारा क्षेत्रीय आवश्यकता अनुसार विकास कार्यों को स्वीकृत किया जा रहा है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मिलने से प्राधिकरण की उपयोगिता और अधिक बढ़ गई है। ठीक, तो बेसिकली बस्तर क्षेत्र आदिवासी प्राधिकरण जो है वो बस्तर क्षेत्र के लोगों का राजनीति में अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए इसका गठन किया गया है। ठीक है, वर्ष 2019 के पहले इसका मुख्यालय रायपुर में हुआ करता था, लेकिन वर्ष 2019 में उसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया है? जगदलपुर स्थानांतरित कर दिया गया है। ठीक, तो वापस चलते हैं प्रश्न में। प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी आप देख पा रहे हैं, जगदलपुर। ठीक है, बस्तर विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? जगदलपुर में है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? ऑप्शन में है नवा रायपुर, दुर्ग, जगदलपुर या दंतेवाड़ा। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण जो है वो कहां स्थित है, इसका मुख्यालय, और इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्यों की तरफ। यहां आप देख पा रहे हैं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण। ठीक है, अभी बहुत सारे प्राधिकरण जो है उनकी स्थापना की गई है। ठीक, जैसा कि पिछले स्लाइड में हमने देखा, बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण, और इसके अलावा सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण। ठीक है, कभी कभी इनसे कुछ जुड़े हुए फैक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक, इनके अध्यक्षों के नाम चलिए वो भी आपको लास्ट में बता देंगे हम। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार हम पहुंचते हैं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में। इस प्राधिकरण का मुख्यालय दुर्ग में स्थित है। याद रखिएगा, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है? दुर्ग में स्थित है। राज्य के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में निवासरत अनुसूचित जाति के लोगों के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास के लिए गठित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में अनुसूचित जाति के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने, प्राधिकरण में अनुसूचित जाति के समुदाय को जोड़ने के लिए अनुसूचित जाति प्राधिकरण का पुनर्गठन वर्ष 2020 में किया गया है। इस प्राधिकरण के लिए 35 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट प्रावधानित है। ठीक, तो बेसिकली इस
पैराग्राफ से आपको एक फैक्ट निकल के आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, और एक सब्जेक्टिव चीज निकल के आता है कि इस प्राधिकरण का गठन क्यों किया गया है। ठीक है, बेसिकली इसका गठन किया गया है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास करना। ठीक, मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बात करें तो मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है। इस प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र में रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में शामिल क्षेत्र, आंशिक रूप से शामिल क्षेत्र सम्मिलित हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण, इसकी बात करें तो राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत पिछड़ा वर्ग के लोगों की मूलभूत सुविधाओं के विस्तार हेतु गठित प्राधिकरण में ग्रामीण क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाने, ठीक है, पहला लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों की सहभागिता बढ़ाना और ग्रामीण क्षेत्र के पिछड़ा वर्ग के उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करना। इस प्राधिकरण के पुनर्गठन की कार्यवाही जो है वो प्रक्रियाधीन है। ठीक है, इसको फिर से पुनर्गठित किया जा रहा है, लेकिन अभी इसका पुनर्गठन पूर्ण नहीं हुआ है। वापस आते हैं प्रश्न में, जिसमें आपको पूछा है कि अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपको फैक्ट देख पा रहे हैं आप, कहाँ है मुख्यालय स्थित अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का? ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, अगला प्रश्न है सरगुजा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नवा रायपुर में, दुर्ग में, जगदलपुर में या अंबिकापुर में? तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं सरगुजा विकास प्राधिकरण के बारे में। सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण, सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? अंबिकापुर में है। प्राधिकरण का कार्य वर्ष 2019 से सरगुजा संभाग मुख्यालय से संचालित है। ठीक है, इसके पहले मतलब वो रायपुर में था, अब उसको कहां स्थानांतरित कर दिया गया है? अंबिकापुर में। प्राधिकरण से क्षेत्रीय आवश्यकता के विकास कार्यों की स्वीकृति दी जा रही है। प्राधिकरण में आदिवासी समुदाय की सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व के कारण प्राधिकरण की उपयोगिता बढ़ गई है। ठीक, तो यहां से बेसिकली एक फैक्ट निकल के आता है आपके पास कि सरगुजा क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का मुख्यालय अंबिकापुर में है। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो प्राधिकरण बनाए गए हैं उसके अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन कौन है। ठीक है, इसको आपको याद रखना चाहिए। पहला है आपका सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन है? श्री खेलसाय सिंह। उपाध्यक्ष में कौन है? श्री गुलाब कमरो और श्री बृहस्पति सिंह जी। बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? श्री लखेश्वर बघेल। और उपाध्यक्ष कौन? श्री संतराम नेताम और विक्रम मंडावी। मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? श्री लालजीत राठिया। उपाध्यक्ष कौन? श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव और श्री पुरुषोत्तम कंवर। ठीक है, याद रखिएगा, वो जो आदिवासी विकास प्राधिकरण है, ठीक है, वहां से आपको प्रश्न जो है दो तरीके से पूछ सकता है। एक कि उसका मुख्यालय कहाँ है और दूसरा उस संबंधित विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन है। तो आज की वीडियो में हमने देखा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना, शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना, मोर बिजली एप्लीकेशन के बारे में हमने जाना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के दोनों चरणों के बारे में हमने सीखा, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के बारे में जाना कि ये योजना प्रारंभ कब हुई और इसका उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के बारे में जाना, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। इसके अलावा बस्तर विकास प्राधिकरण, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण और इनके मुख्यालय के साथ साथ इनके संबंधित अध्यक्षों के बारे में हमने जाना। ठीक, तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।